पता है ना सबको रबिंग बाय फ्रिक्शन कैसे करते थे? यस सर। क्या होता था, रब करता था तो क्या होता था, एक बॉडी कैसे हो जाती थी, दूसरी कैसे होती थी, बताओ मुझे। एक पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव। एक पॉजिटिव क्यों हो जाती थी? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरी पे क्या हो जाता था? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कैसे पता चलता था कि किस पे गेन होगा, किस में लॉस होगा? सर ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज होगा और सिलिक पे नेगेटिव। हाँ, लेकिन ये कैसे पता चला? मैंने बताया था किसी चीज के बारे में कि जरूर कैसे पता लगेगा कि ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, कुछ बताया था मैंने, थोड़ा सा हिंट दिया था। बताओ 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 बताओ, सोचो थोड़ा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। चलो, नहीं पता तो फिर देखते हैं, लेकिन आगे से होमवर्क करके आना भाई सब। यस सर। हमने बोला था अगर एक के ऊपर पॉजिटिव आ रहा है, दूसरे के ऊपर नेगेटिव आ रहा है। हाँ अनिका, गुड इवनिंग। एक के ऊपर पॉजिटिव आ रहा है, एक के ऊपर नेगेटिव आ रहा है, तो ऐसे डिसाइड हो रहा है कि एक के पास ताकत ज्यादा है। एक के पास क्या ज्यादा है? ताकत ज्यादा है। किसको खींचने की? इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की। अगर मान लो ये दो बॉडी को रब कर रहा हूं, तो सपोज करो ये ताकत वाला है जिस जो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच सकता है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो वो क्या हो जाएगा सर? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज। तो कम खींच पाएगा, वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। मतलब ये इसके मुकाबले कम खींच पाएगा तो अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा, यह इलेक्ट्रॉन्स इससे ले लेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? पॉजिटिव चार्ज। बाय रबिंग ऐसा ही होता है, राइट? होता दोनों पे इक्वल चार्ज है, लेकिन एक नेगेटिव हो जाता है और एक पॉजिटिव हो जाता है। अब वही बात करते हैं इसको अच्छे से। तो देखो, डिसाइड कैसे होता है, वो ऐसे होता है। ये दिख रही है सबको टेबल एक? यस सर। पढ़ के बताओ मुझे क्या है ये। Human can rapid for acetate glass. Human hair ये क्या iron. बता रहा है? इसके राइट में देखो क्या लिखा हुआ है? चार्ज टेंडेंसी। चार्ज टेंडेंसी। और उसके जस्ट नीचे क्या लिखा हुआ है? Stronger tendency to gain electron. हाँ, मतलब वीकर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। मतलब जैसे जैसे तुम नीचे चलते जाओगे इनमें, तो इन ये जो मटेरियल है इनकी टेंडेंसी क्या हो जाती जाएगी? स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। किसको? कैसे स्ट्रॉन्ग हो जाएगी? किस चीज के लिए? टू गेन। इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए। तो ये चीजें नेगेटिव चार्ज हो जाएंगी या पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। जैसे ऊपर वाले मटेरियल्स हैं उनकी टेंडेंसी गेन करने की कम है, तो वो कैसे चार्ज हो जाएंगे? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव। मैं ग्लास को और सिल्क को रब कर रहा हूं, तो बताओ कौन सा पॉजिटिव चार्ज होगा? ग्लास। पॉजिटिव ग्लास। कैसे पता लग रहा है? सर ग्लास कम है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। हाँ, इलेक्ट्रॉन गेन करने की ताकत किसके पास ज्यादा है? सिल्क ग्लास। सिल्क के पास। सर जैसे 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 नीचे जा रहा हूं ना, तो क्या बन रहे हैं नीचे वाले लोग? शक्तिमान। शक्तिमान बन रहे हैं। शक्तिमान कैसे बन रहे हैं सर? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे जा रहे हैं सर। इसी को बोलते हैं एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब इसको खींच लेगा, तो जो नीचे ज्यादा होगा, जो नीचे वाला होगा वो ज्यादा ज्यादा क्या होगा? शक्तिमान होगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, नायलॉन और एम्बर को मैं रब कर रहा हूँ सपोज करो, तो कौन सा चार्ज आएगा किसके ऊपर? हाँ, हैंड रेस करो जिसको। हाँ, ऋषिता बताएगी। ऋषिता सर नायलॉन पॉजिटिव अगर एम्बर ना नेगेटिव। कैसे पता लग रहा है? शिवानी बताएगी। सर इसके पास इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है। किसके पास? सर नायलॉन के पास। अच्छा, और फिर एम्बर के पास कम है? यस सर। तो एम्बर के पास अगर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कम होगी तो फिर उसको पॉजिटिव चार्ज नहीं होना चाहिए? यस सर। सर उसके पास स्ट्रॉन्ग है हाँ, एनर्जी गेन करने एम्बर की। के पास ज्यादा है ना। हाँ, फिर ठीक है, एम्बर के पास ज्यादा है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, क्योंकि जो ज्यादा नीचे है उसके पास इलेक्ट्रॉन गेन करने की ताकत क्या है? ज्यादा। राइट, समझ में आ गया?
Yes. Yes. बढ़िया, हैंड जीत के थे, अब नीचे कर लो हैंड। चले आगे। तो इस सीरीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, तो ये तुम्हें बता देगा कौन से ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, कौन से ऑब्जेक्ट पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है जो मटेरियल टॉप पे क्लोजर है, कहां पर, टॉप पर क्या है, क्लोजर टू द टॉप, तो तुम्हें पता है वो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव हो जाएंगे जो टॉप वाले होंगे। मैंने भी क्या लिखा है, पॉजिटिवली चार्ज। और जो मटेरियल कहाँ है सर, बॉटम पे है, वो कैसे होंगे सर, यही बताना। अब कभी भी आ जाए इसमें से कुछ वर्ड्स याद रख लेना बस, कि ग्लास ऊपर होता है सर, ऐसे ही सिल्क ग्लास से नीचे होता है और एम्बर सबसे नीचे होगा, और सबसे ज्यादा नीचे कौन है देखो लास्ट में, एबोनाइट रोड। तो एबोनाइट रोड पे ज्यादा कौन सा चार्ज आता है, हमेशा लगभग नेगेटिव। ये पूरी सीरीज याद नहीं रखनी, इसमें थोड़े बहुत जो जो मैंने हाईलाइट किए ना, सिर्फ ये पूछ लेते हैं कभी कभी वो भी। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत पुराने हो गए, पर बोर्ड लेवल पे कभी कभी पूछ लेते हैं। ठीक है, यस सर। चलो, ये क्वेश्चन नहीं किए थे ना हमने, No, sir. अब इसको फटाफट पढ़ो। हाँ बोलो, कुछ कुछ कह रहा था, जो कह रहा है यस करा तो नहीं ना। हाँ चलो, फिर अब स्टार्ट करते हैं इसको। ये बच्चे 4 बॉल्स दे रखी, 5 बॉल्स दे रखी हैं, A B C D E। ठीक है, अभी कोई ना क्वेश्चन मत पढ़ना, क्वेश्चन मैं बताऊंगा वरना कंफ्यूज हो जाओगे। एक लाइन में काट रहा हूं, दिख रहा है तुम्हें सबको, हटा रहा हूं, Yes. इसको हम बाद में खोलेंगे। मैं चाहता हूँ इसका आंसर तुम खुद ही बोलो, इस लाइन में क्या लिखा हुआ है ना वो तुम्हें खुद ही पता लग जाए, फिर बाद में हम इसका सस्पेंस खोलेंगे। ठीक है, चलो अब देखो A B C D। हाँ गुड इवनिंग बच्चे। अब हमें क्या दे रखे हैं, 5 बॉल दे रखी हैं, A B C D E। ठीक है, तुम सबको पता है कौन कैसे होता है, पॉजिटिव चार्ज कैसा होता है, किससे अट्रैक्ट होता है, नेगेटिव। नेगेटिव किससे अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव। न्यूट्रल अट्रैक्ट होता है क्या, No, sir. रिपेल होता है। No, sir. चलो देखते हैं। अब यही जब तुम्हें सब कुछ पता है मान लिया है ना, तो तुम्हें ये 5 बॉल दे रही है, तुमको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि हमने ए के पास बी रहे, बी डाली तो कैसा बिहेव किया, अट्रैक्शन हुई है, रिपल्शन, उस सबको मद्देनजर रखते हुए, इन सबको ध्यान में रखते हुए तुम्हें बताना है A B C D E पर कौन कौन सा चार्ज है, चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। दिख रहा है कुछ ऑप्शन? यस सर। पहले तो देखो हम इसको ना साइड में बना लेंगे। ठीक है, ए पर कौन, ए और बी को देखो, जब मैं पास ले आ रहा हूँ ए और बी को, ए और सी को, सॉरी ए और सी को पास ला रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, Repel. तो सर मैं यहाँ बना देता हूँ ए और यहाँ बना देता हूँ सी, ये क्या हो रहे हैं सर, Repel. रिपेल हो रहे हैं। ऐसे ही सर ए और बी क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं सर, यहाँ पे लिख देते हैं अट्रैक्ट, राइट। यस सर। Yes, sir. नीचे आ जाओ, डी और बी क्या हो रहे हैं सर, Attract. तो सर ये डी है, ये बी है, ये भी क्या हो रहा है सर, अट्रैक्ट। सर। अच्छा, एंड डी, बोल डी अट्रैक्ट्स भी एंड हैज नो इफेक्ट ऑन ई, मतलब बोल डी का ई के साथ कोई इफेक्ट नहीं होगा. नो इफेक्ट, राइट। अच्छा, एक नेगेटिवली चार्ज रोड को मैं अगर ए के पास भी ले आऊं या ई के पास ले आऊं तो क्या हो रही है वो, अट्रैक्ट। तो मैं एक नेगेटिवली चार्ज रोड ले आया, किसके पास, ए के पास लेके आया, तो क्या हो रहा है सर, यही नेगेटिवली चार्ज रोड किसके पास ले आया, ई के पास, तो भी क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। अब तुमने बताना है इन सबको मद्देनजर रखते हुए, इन सबको देख के, कि बताओ ए बी सी डी ई इन पे क्या चार्ज है, फटाफट सोचो और बताओ। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया क्वेश्चन? No, sir. नहीं आया? No, sir. ठीक है, हम बताते, देखो क्या बोल रखे हैं बच्चों, ए बी सी डी ई 5 बॉल्स दे रखी हैं। ठीक है, तुमको वो बताया कि जब ए और सी को आपस में रखा तो दोनों क्या करने लग गई,
रिपेल, repel, रिपेल करने लग गई सर। ए और बी को रखा तो वो क्या करने लग गई? अट्रैक्ट, बी और बी को रखा तो वो भी क्या कर रही है? attract, अट्रैक्ट, बी और E को रखा तो क्या हो रहा है? no effect, कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, ना अट्रैक्शन हो रही है ना रिपल्शन। अच्छा, और एक नेगेटिव चार्ज रोड को ए के पास लेके आए तो क्या हो रही है? attract, अट्रैक्ट, अगर एक नेगेटिव चार्ज रोड को ई के पास ले आऊं तो भी वो क्या हो रही है? अट्रैक्ट, तुमको इन सबको देख के सोच के ये बताना है कि ए बी सी डी ई पर क्या चार्ज है, बता दोगे? भाई तुम्हें पता है कि अगर अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन होती है और सेम चार्ज है तो रिपल्शन होती है। सबको ध्यान में रख के देखो, मैंने इसलिए बोला था अब से जो भी चीज होगी वो दिमाग से होगी। अब से सोचना शुरू कर दो, क्योंकि अभी से सोचना शुरू करोगे तो एग्जाम में सोच पाओगे। अब कोई बच्चा किसी और की तरफ नहीं देखेगा, 2 मिनट लेगा और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेगा। देखो ए सी के साथ रिपेल हो रहा है तो ए पर क्या चार्ज होना चाहिए, सी पर क्या होना चाहिए। फिर देखो ए इसके साथ अट्रैक्ट हो रहा है तो क्या होना चाहिए, सोच के बोलो। सबसे पहले ए को ढूंढो, C, ऑप्शन मत बोलो, मुझे सिर्फ ये बताओ पहले किस पे चार्ज, किसी एक पे बता दो चार्ज क्या है। जैसे फिर A- ए पे पॉजिटिव, एक सेकंड हैंड रेस करेंगे, हैंड रेस जैसे रूल था, है ना? अभी तुमने बोला ए पर पॉजिटिव, राइट? सब बच्चे एग्री हैं इससे? यस सर, yes, sir. मतलब बच्चे तुम बोल रहे हो कि ए पर क्या है? पॉजिटिव, Charge. पॉजिटिव चार्ज है। क्यों बोल पा रहे हो ये ए पर पॉजिटिव है? सर क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज जो रोड है उसको अट्रैक्ट कर रही है। अच्छा, और भी कोई ऑप्शन हो सकता है? चलो ठीक है, सिर्फ ए और सी रिपेल कर रही है। हाँ, तो मतलब ए और सी रिपेल भी कर रहे हैं और ए अट्रैक्ट भी कर रही है किसी को। ए पर पक्का कौन सा चार्ज है फिर? पॉजिटिव, यही बोलना चाह रहे हो ना? Yes, sir. इतना तो कंफर्म है ए पॉजिटिव है। अब आ जाओ सी पर और बी पर क्या होगा? फिर बी नेगेटिव है, नेगेटिव है बी। बी नेगेटिव है। क्यों है बी नेगेटिव? सर अट्रैक्ट कर रहा है वो ए को। एक सेकंड, ए को ये बच्चे बोल रहे हैं ए से। ए को बी अट्रैक्ट कर रहा है तो बी नेगेटिव है। बी पॉजिटिव क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ए कैसा है? ए पॉजिटिव है। बस बस बस, ए पॉजिटिव है और बी ए को अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब बी कैसा होगा? नेगेटिव, तो सर ऐसा बन गया, तुम्हारे कहने से कह दिया मैंने बी कैसा है? नेगेटिव है। अच्छा, अब सी की बात करो। सी पॉजिटिव, है अगर ए पॉजिटिव होगा तो सी भी पॉजिटिव होगा और दोनों रिपेल करेंगे। हाँ सर, ए तो पॉजिटिव था ही और सी ए को रिपेल कर रहा है, तो इसका मतलब सी भी कैसा है? पॉजिटिव। ए, बी और सी तो तुम्हें पता लग गए। अब बारी आ गई डी और ई की। सोच के डी नेगेटिव है तो बी हैंड रेस, सिर्फ हैंड रेस। अगर जो हैंड रेस नहीं करेगा उसको 2 सवाल के लिए अगले के लिए हम शांत कर देंगे, है ना? अब से यही करेंगे, जो हैंड रेस करेगा उससे पूछेंगे। हाँ शाजिया, आप बताओ। सर डी 0 है और ई पॉजिटिव। ई पॉजिटिव क्यों है? सर क्योंकि वो सर उसको रोड को सर अट्रैक्ट कर रहा है इसलिए। अच्छा, तुम बोल रहे हो ई जो है वो नेगेटिव रोड को अट्रैक्ट कर रहा है इसलिए पॉजिटिव है ना? ठीक है, बट तुम वो भी तो देखो, डी और ई का आपस में कोई इफेक्ट नहीं फिर सर डी पॉजिटिव होगा और ई 0 होगा। डी पॉजिटिव क्यों बोल रहे हो? डी पॉजिटिव क्यों बोल रहे हो? सर क्योंकि डी और बी दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर डी पॉजिटिव होगा और बी तो हमारा नेगेटिव है तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे वो। वेरी गुड रजीश। डी और बी अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैं मान गया। वो तो शाजिया ने भी शायद ऐसे ही कुछ बोला था। बट मेरे को एक बात बताओ, डी और बी अट्रैक्ट कर रहे हैं, डी नेगेटिव है मैं मान सकता हूँ, सॉरी पॉजिटिव है मैं मान सकता हूँ, लेकिन डी और ई का आपस में तो कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा। डी 0 है। डी 0 है तो फिर डी अगर 0 है तो डी बी को अट्रैक्ट कैसे कर रहा है भाई? अगर डी ई 0 है। ई 0 है तो फिर ई 0
अगर E 0 है तो फिर E नेगेटिव रोड को अट्रैक्ट क्यों कर रहा है? सर दोनों पे सेम चार्ज है, जितना अगर पॉजिटिव दोनों पे सेम चार्ज होगा, तो अट्रैक्शन नहीं होगी तो रिपल्शन होगी। अगर दोनों पे सेम चार्ज होगा तो दोनों को रिपल्शन होना पड़ेगा। सर पॉजिटिव दोनों चार्ज, न्यूट्रल है सर, दोनों बॉडीज न्यूट्रल है सर। दोनों बॉडीज न्यूट्रल है। वेरी गुड, हो सकता है ये आंसर। पर फिर अगर न्यूट्रल बॉडी है E, तो वो अट्रैक्ट कर सकती है ग्लास रोड को? नो सर। यही चीज हमने सीखनी है। पॉजिटिव है। न्यूट्रल बॉडी अट्रैक्ट कर सकती है बच्चे, यही चीज इस क्वेश्चन से सीखनी थी हमें। देखो बस यही दिक्कत थी ना, अगर मैं ये बोल दूं बच्चे कि न्यूट्रल बॉडी अट्रैक्ट कर सकती है, तो ये साला अब बताओ, अगर मैंने ये बोल दिया कि न्यूट्रल बॉडी अट्रैक्ट कर सकती है, अब बताओ डी और ई पे कौन सा चार्ज होएगा? सर नो चार्ज, नो नेट चार्ज। हाँ, डी और ई पे दोनों कैसे होंगे बच्चे? न्यूट्रल होंगे। अब मैं बताता हूँ क्यों। डी और ई न्यूट्रल है तो यहाँ पर तो कोई इफेक्ट नहीं है, ये बात जम गई क्या? यस सर। चमक रही है ये बात कि न्यूट्रल है तो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा दोनों पे। डन। अब मैं बोला कि डी न्यूट्रल है लेकिन डी अट्रैक्ट कर रहा है बी को। हाँ सर कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपने बोला है कि न्यूट्रल क्या कर सकती है? अट्रैक्ट कर सकते हैं। सर ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ ई न्यूट्रल है लेकिन ई ग्लास रोड को अट्रैक्ट कर रही है नेगेटिव वाले को। हाँ सर, क्योंकि अभी आपने बोला है न्यूट्रल क्या कर सकती है? अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यानी डी और ई दोनों कैसे चार्ज हैं? न्यूट्रल। अभी मैं बताऊंगा कि अट्रैक्ट कैसे कर रही है, पर यहाँ तक बताओ मेरे को सब समझ में आया कि न्यूट्रल अट्रैक्ट करती है हाँ बोलो, आ गया समझ? बताओ ऑप्शन क्या हो रहा है? सर क्या बोला? ऑप्शन बताओ, ऑप्शन सर पक्का? अब देखो न्यूट्रल बॉडी आपने बोल तो दिया अट्रैक्ट कर सकती है, लेकिन कैसे वो देखो। तो देखो यहाँ पर आ गया ना सी। और अब हम सस्पेंस भी हटाते हैं सर, जो हमने अभी रटाया था। देखो क्या लिखा हुआ इस पे, कोई बताएगा? एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्टायरोफोम बॉल, इन बॉल्स का नाम है, इज वेरी सेंसिटिव टू द चार्ज इंडक्शन एंड गेट्स अट्रैक्टेड कंसीडरेबली इफ प्लेस्ड नियर अ चार्ज्ड बॉडी। कौन सी स्टायरोफोम है ये? लेकिन क्या लिखा हुआ है ये? क्या वर्ड लिखा हुआ है? कैसी स्टायरोफोम बोला है? न्यूट्रल। वो क्या हो रही है सर? अट्रैक्ट हो रही है ना? हमने यही तो सीखा है अभी। न्यूट्रल क्या कर सकती है सर? अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं कैसे। ये दिख रहा है ऊपर कैसा चार्ज है सर? पॉजिटिव। नीचे कैसा ऑब्जेक्ट है? न्यूट्रल। न्यूट्रल। न्यूट्रल के पास जितने पॉजिटिव होते हैं उतने ही नेगेटिव होते हैं। तो सर अगर ऊपर पॉजिटिव है तो न्यूट्रल वाला ऊपर की तरफ कौन से कर देगा आपने? नेगेटिव, ताकि वो दोनों अब क्या हो रहे हैं? वो दोनों अट्रैक्ट हो रहा है। अच्छा ऊपर में क्या ले आता अगर बच्चों? नेगेटिव ले आते सर, पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाता है। हाँ, तो न्यूट्रल ऊपर चार्ज अट्रैक्ट हो जाता पॉजिटिव वाला, राइट? तो नीचे क्या रह जाता? नेगेटिव वाला। तो दोनों केस में न्यूट्रल बॉडी क्या कर सकती है? अट्रैक्ट कर सकते हैं। बट क्या रिपेल करवा रही है न्यूट्रल बॉडी? नो सर। रिएक्शन आए तो सबसे पहले उनको सोचा करो जिनके बीच में क्या हो रही है सर? रिपल्शन। क्योंकि तो न्यूट्रल नहीं हो सकते है ना कभी भी। अट्रैक्शन वाले भी न्यूट्रल हो सकते हैं, लेकिन रिपल्शन वाले कभी भी न्यूट्रल नहीं हो सकते। तो जब भी टेस्ट करोगे किसी चीज को तो सबसे अच्छा टेस्ट कौन सा होगा सब कुछ बताने का? रिपल्शन या अट्रैक्शन? रिपल्शन। अट्रैक्शन चूज कर लोगे तो कंफ्यूजन आ जाएगी। क्या सर? न्यूट्रल भी तो हो सकता है, तो फिर कौन सा अट्रैक्ट कर रहा है? तुम्हें पता है पॉजिटिव नेगेटिव तो अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन सर न्यूट्रल भी पॉजिटिव या नेगेटिव को क्या कर लेता है? अट्रैक्ट। और अगर न्यूट्रल है तो पक्का पता होगा, दो अगर न्यूट्रल रख दूं तो उस पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। चले आगे, नहीं होगा। चले आगे। सर अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में, पिछले लेक्चर्स में बात की थी सर, अगर मेरे अंदर मैं बैठा हूँ एकदम से एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो मेरे ऊपर कितना चार्ज आ गया?
नेगेटिव 1.6 नेगेटिव चार्ज आ गया 1.6 into 1.6 minus 19 into 10 raised to power minus 19 बोला। अभी कोई कुछ बोलना चाह रहा है? जिन्होंने हैंड रेस किया बच्चे, कोई कुछ क्वेश्चन है किसी का? नो सर हाँ ठीक है, अभी हैंड लोअर कर सकते हो आप। वरना थक जाओगे। हाँ थक जाओगे भाई। शगुन और गरिमा, आपका कोई क्वेश्चन है बच्चे? गरिमा? नो सर। ठीक है, तो देखो, तो मैंने बोला एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो कितना चार्ज आ रहा है सर? 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। मैं कह रहा हूँ 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, कितना चार्ज आ रहा था? फटाफट बताओ। 2 into 1 2 into 1 raised 1.6 into 10 raised to power minus अब इसका उल्टा कर दूं भाई, मेरे अंदर 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 चार्ज आ रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन आगे होंगे? सर क्या बोले? 4.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। सर 3 3 है ना, क्योंकि 4.8 का मतलब 1.6 का 3 गुना है ना, यानी 3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 चार्ज आ रहा है ना। अच्छा ऐसे ही मैं बोल दूं सर 6.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 चार्ज आ रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे? 6.4। सोचो 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 चार्ज आ रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे? 4 हाँ, जिनको समझ नहीं आ रही ना, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ऐसे बोल दिया मेरे ऊपर 4 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम चार्ज आ रहा है, तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? सर 4 16 4 हाँ 16 4 द 64 होता है ना, तो मैंने सीधा ऐसे लिख दिया 6.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। तो बता लोगे ना आप इसको, है ना? अब इसी तरह ये Yes, sir. करो फटाफट। क्वेश्चन करना है। हाँ ये क्वेश्चन नीचे दिख रहा है ना, अब से बच्चे मैंने बोल दिया। हाँ सुनीता बोलो। 9 है इसका आंसर। अच्छा, क्या आ रहा है? 9 अरे वाह, 9 बहुत शातिर हो तुम तो। ठीक है, बाकी सब भी देखो, 1 सेकंड का टाइम लो फटाफट और करो सोल्व। सब जिसका 9 नहीं आ रहा वो हैंड रेज करो, बाकी सारे नीचे करो। राजकुमार, चलो ठीक है, आ गया सबका क्या? यस कैसे किया मेरे को बता दो, मेरा तो नहीं आ रहा, मेरे को बता दो। कौन बताएगा मेरे को कि कैसे 9 आ रहा है? बताओ बताओ। हाँ राजकुमार बोलो। 14.4 डिवाइड बाय 1.6 into 10 raised to वेरी power गुड, वो वाला। वेरी गुड, यही किया है ना सबने? Yes, भाई sir. मेरे पास Yes, sir. कितने इलेक्ट्रॉन, मेरे पास इतना चार्ज आ रहा था, तो बताओ मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन आए होंगे? तो मैंने 1.69 टू 10 टू पावर माइनस 19 से डिवाइड करके देख लिया सर, तो कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। 16 नीमा 144 होता है ना। हाँ Yes, sir. अच्छा, ये वैसे ही है सर। मेरे पास टोटल 8 रुपए थे, तो बताओ कितने 2-2 रुपए के सिक्के खत्म हुए? सपोर्ट याद आ गया कैसे किया? यस और इसके लिए एक फॉर्मूला भी है, जिसको इस मेथड से कन्वर्ट नहीं आता। वो फॉर्मूला क्या था? Q इज इक्वल टू एन NE Q था जो चार्ज गिवन है। कितना चार्ज है टोटल? 14.4 माइनस 19। एन बच्चों निकालना है, ई का है। ई का मतलब क्या? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? एन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? ये यहाँ मल्टीप्लाई में है तो वहां जाके डिवाइड में हो जाएगा। 14.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। ऐसे ही किया था ना? सही लिखा। तुम्हें प्रैक्टिस है इसलिए अब तुम सीधा ही कर लेते हो, वरना जिसको प्रैक्टिस नहीं होगी वो बेचारा ये लिखता रह जाएगा। और हमें तो प्रैक्टिस ही बिल्ड करनी है सर पूरे पेपर में, हम फटाफट करें। समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट नहीं? आगे चल रहे हैं हम, ठीक है? आ गया सबका आंसर, देख लो ऐसे ही किया इसने 9 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये फटाफट करके बताओ फटाफट। अब चार्ज कितना है? पहले चार्ज था 14.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, अब तो सिर्फ कितना है? फटाफट करो। हाँ कनिष्का कुछ पूछना चाह रहे हो बच्चे? No, sir. चलो करो फिर।
वाह, पायल का हैंड रेज हो गया। हाँ भैया पायल बताओ। सर 6.25 into 10 raised to power 18. वेरी गुड, 6.25 इंटू 10 टू पावर 18। बाकी कोई? सुनीता देवी, सुनीता? सर यही है सेम 6.25 into बढ़िया 10. बढ़िया। अच्छा, सारे अपनी मेहनत से कर रहे हो ना? कोई नकल तो नहीं लगा रहा ना? पक्का? नो सर, कल ही किया था मैंने तो। अच्छा, पहले किया था? ये सर कल ही किया था, जो आपसे पूछा था उससे पहले। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हमने ये क्लास में तो वैसे डिस्कस नहीं किया ना अभी तक? No, sir. नो सर, ठीक है। सर क्वेश्चन किया था पहले। सर करवाया था। अच्छा, वो बहुत पहले जब हमने शुरुआत किया था तब? सर स्टार्टिंग की क्लास में सर ये स्टार्टिंग में। ठीक है, ये आ गया होगा उसमें क्वेश्चन। चलो बढ़िया, फिर तो सबको याद था मतलब है। चलो तो सर कैसे किया? कुछ नहीं किया सर, पहले टोटल चार्ज था उसको किससे डिवाइड कर दिया? 1.6 into 10 1.6 into 10 minutes second. तो आंसर आ जाएगा सर 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। ऐसा ही आया ना? जिसको ये समझ नहीं आता वो ये समझ लो सर, इसको काट के आएगा सर 0.625 और ये 10 टू पावर -19 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 19। तो अब क्या करते हैं सर, अगर इसको मैं हमेशा पॉइंट 1 के बाद लगाता हूँ साइंटिफिक नोटेशन में। तो सर अगर 0 पॉइंट है तो मैंने इसको क्या कर दिया 6.25। तो मैंने घटा बड़ा किया या छोटा किया इसको? इस नंबर बड़ा कर दिया, 1 पॉइंट आगे कर दिया। तो 1 पॉइंट मतलब 10 का। तो इसको बड़ा किया तो इसको क्या करना पड़ेगा? छोटा। क्या कर दूंगा? 18। अच्छा, और बताओ अगर मैं इसको ऐसे कर देता 62.5 तो मैंने इसको बड़ा किया या छोटा किया? बड़ा। एक और कर दिया। तो यहाँ पर और क्या करना पड़ेगा? 17. 17। अब तुम बताओ मुझे, मैंने इसको ऐसे कर दिया, यहाँ पर क्या आना चाहिए? 10 टू द पावर 19. हाँ 10 टू पावर क्या आना चाहिए? 19। अब मैं इसको ऐसे कर दूं तो 0.0625 10 रेज़ टू पावर 19 आएगा, 18 आएगा या 20 आएगा? 20. तो फिर इसको और छोटा कर दिया ना, तो इसको और बढ़ाना पड़ेगा। राइट? किसी को यहाँ तक दिक्कत है? ये डिवाइड बाय 100 करोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। सीधा याद रखो, टोटल वैल्यू तो सेम रहनी चाहिए। अगर एक को बढ़ा रहा हूँ तो दूसरे को क्या करना पड़ेगा? कम। समझ में आ रहा है? किसी को कोई भी डाउट है हैंड रेस कर दो, बाकी सारे हैंड नीचे रख लो। चलो बढ़िया, चलें आगे। Yes, sir. सर अब बता सकते हैं क्या इसका आंसर? कोई फटाफट बताए तो बात बने। Last load positive, first load negative. हाँ तो बताओ ना, इसमें से आंसर क्या आना चाहिए? A B C D। अगर सिल्क नेगेटिव हो रहा है तो क्या हो रहा होगा? सोचो तुम। Sir, gain electrons from C electrons. gain electrons from A। कितने बच्चे कह रहे हैं A आ रहा है? फटाफट बताओ, कितने बच्चे A बोल रहे हैं? ठीक है, कितने बच्चे ओ कितने बच्चे B बोल रहे हैं? वो हैंड रेज करो फटाफट। कंफ्यूज है कहीं बच्चे? 10-10 हो रहे हैं दोनों, है ना? तो बच्चे खुद बताओ, नेगेटिव सबको इतना पता है सिल्क पे क्या चार्ज आ रहा होगा? negative charge. नेगेटिव चार्ज आ रहा होता है, वो इलेक्ट्रॉन लेता है या छोड़ता है? भाई मेरे पास नेगेटिव चार्ज हो गया, मेरे अंदर इलेक्ट्रॉन आए होंगे या गए होंगे? सिल्क के पास नेगेटिव चार्ज आया है, मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज हो गया, तो मतलब इलेक्ट्रॉन आए हुए होंगे, लिए होंगे या छोड़े होंगे? सर लिए होंगे। तो सिल्क ने ग्लास रोड ने जब सिल्क के साथ रब किया ग्लास रोड को, तो ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। इसका मतलब उससे इलेक्ट्रॉन निकले होंगे या आए होंगे उसके पास? ग्लास रोड के पास पॉजिटिव चार्ज है तो उसके पास से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे। तो बताओ कौन आएगा?
बी आएगा ना, गिव्स इलेक्ट्रॉन टू द सिल्क, उसने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, सिल्क सिल्क। तभी तो सिल्क के पास कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव। तुम ए बोलोगे तो इसका मतलब क्या हो गया, ग्लास रोड ने गेन कर लिया इलेक्ट्रॉन किससे, सिल्क से। तो उसके पास कौन सा आना चाहिए था, पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रहा है? तो लेकिन ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन क्या आ रहा है, सर बी बी। ऑप्शन बी ठीक है, एक सेकंड रुकना, किसी बच्चे का मेरा मैसेज आया था, मैंने अभी देखा है बिल्कुल। वो बच्चा आ गया है क्या, कल्पना, कल्पना है यहाँ, एक सेकंड रुको फिर यार, मुझे मैंने अभी देखा बिल्कुल कल्पना है, कल्पना यहीं। अच्छा कल्पना, तुम्हारा ही मैसेज आया हुआ है क्या मेरे पास, क्लास ज्वाइन नहीं हो रही, मेरी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही थी ना, पर अब होगी। चलो ठीक है, मैं अभी भी लिंक भेज रहा था बच्चे, मैंने अभी देखा। चलो ठीक है, तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं आगे। सर और पूछ लो क्वेश्चन। हाँ अभी चलते हैं, अभी यही बीत जाएंगे हम, वरना है ना, हमने तो पूरा सिलेबस निपटाना है, कैसे निपटाएंगे। चलो कर दो फिर आगे आंसर। इंडक्शन और कंडक्शन में क्या फर्क है, फटाफट बताओ। बताओ। इंडक्शन में बॉडी टच नहीं होती और कंडक्शन में टच होती है बॉडी। पहला आंसर सही है ऋषिता का, बाकी दूसरा बताओ। एक में टच होती है, एक में टच नहीं होती, दूसरे में, दूसरी बात, कंडक्शन में सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है और इंडक्शन में ऑपोजिट चार्ज होता है। बिल्कुल ठीक है सानिया और सुनीता का, बिल्कुल ठीक है। एक और चीज होगी, बस एक और चीज होगी लास्ट। सर जो कंडक्टर है वो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं करता है, और इंसुलेटर वो करता है फ्लो इलेक्ट्रिक चार्ज। वो तो इंसुलेटर में करता है, बिल्कुल ठीक है। बट यहाँ पर अभी हम पूछ रहे हैं कि कंडक्शन और इंडक्शन में क्या फर्क है। वो तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, इंसुलेटर में नहीं फ्लो करता, बट यहाँ पर जो डिफरेंस बात कर रहे हैं वो कंडक्शन और इंडक्शन की बात कर रहे हैं बच्चे, है ना। तो देखो सर बाकी सब तो ठीक है, कंडक्शन में एक्चुअल टच होता है तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं। तो पहली बॉडी जिससे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए थे उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं हो जाएगी अब। यस सर, यस सर। चार्ज इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही, नेगेटिव चार्ज तो होगा, लेकिन पहले अगर 5 इलेक्ट्रॉन थे और 2 ट्रांसफर हो गए तो अब कितने रह जाएंगे, 3। दूसरी वाली बॉडी पर 3 एक्स्ट्रा आ जाएंगे, 2 एक्स्ट्रा आ जाएंगे ना। यस सर। पहले वाला ही चार्ज रहा या चार्ज चेंज हो गया अलग अलग बॉडीज पे, चेंज हो गया। देखो कैसे बोल रहा हूँ मैं, ये एक ए बॉडी है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, बी के पास अभी कुछ नहीं था, मान लो न्यूट्रल था या जैसे भी था। अब ए ने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे दिए, ठीक है, तो इसके पास हो गए 5 ना मानो 6 मान लो, इसके पास हो गए 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आगे तो नया चार्ज होगा तो ए पर कितने रह जाएंगे, 3 दे दिए तो कितने रह जाएंगे, सर 3, और बी पर भी कितने, 3। ए पर पहले 6 थे, अब कितने हैं सर 3। बी पर पहले 0 थे तो अब कितने हैं 3। नेट 0 थे, मतलब तो मतलब इसमें बड़े हैं या घटे हैं इस बी में इलेक्ट्रॉन, इसमें कम हुए। टोटल तो अभी भी कितने हैं 6 ही मान के चल रहा हूँ मैं, वैसे एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब टोटल चार्ज तो सेम रहेगा, लेकिन बॉडीज पर जो चार्जिंग पहले थी उसके मुकाबले अब चेंज हो जाएगी, क्योंकि पहले इस अलग अलग बॉडी की बात करूं तो ए पर पहले 6 थे, अब 3 रह जाएंगे, बी पर पहले थे ही नहीं, मतलब नेट चार्ज 0 था, तो अब कितना आ गया 3, है ना। तो चार्ज चेंज हो गया बॉडीज पर, अगर अलग अलग बॉडी की बात करूं तो, है ना। ये कौन से प्रोसेस में होता है सर, कंडक्शन में। डाउट बोलो, कोई कुछ पूछना चाहता है, चलो देखो तुम नहीं बोला, ये वही बातें आ गई, फटाफट देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। सर क्या बोला है सर, जल्दी जल्दी बताएंगे। सर ये बोला है कि इंडक्शन में बॉडीज क्लोज टू ईदर बट डू नॉट टच, है ना, लेकिन कंडक्शन में करती हैं। इंडक्शन में टोटल चार्ज रिमेन्स अनचेंज, सेम रहता है, और कंडक्शन में चेंज हो जाता है, राइट। अभी देखा है हमने, है ना। लेकिन ये कब की बात है, पूरे सिस्टम को जब कंसीडर नहीं किया, किसको कंसीडर किया, सिंगल सिस्टम को। किसके बात किया,
सिंगल सिस्टम, मतलब अगर अकेले ए की बात करूं या अकेले बी की बात करूं तब, राइट? Yes. तो सेम ही नहीं, सेम ही रहेगा दोनों में, क्योंकि हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में यही तो पढ़ा, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। और वो सिस्टम कैसा होता है? आइसोलेटेड। और इंडक्शन में अभी तुमने बताया कि इंड्यूस चार्ज कैसा होता है? अपोजिट। अपोजिट। सेम। कंडक्शन में क्या होता है? सेम। सेम। चलो ये हो गया बच्चों अब यहाँ तक। अब ये बता सकते हो क्या ये क्या है? पहली बात तो बताओ ये सही क्या होगा इसके अंदर आंसर? तुमको बता रखा हूं मैंने, अभी अभी बताया था। इसका एनिमेशन टाइप में देखा था। अट्रैक्ट करेगा सर। आपको पता है ना क्या होगा सर? अट्रैक्ट होगा। हो गया क्या? समझ में आ गया क्यों होगा? सबको पता है। अगर पॉजिटिव होगा तो न्यूट्रल कौन से भेज देगा ऊपर? नेगेटिव। नेगेटिव। पॉजिटिव। ये वही इसने आंसर बता रखा। देखो पॉजिटिव आया हुआ है तो कौन आ गया? नेगेटिव। नेगेटिव। तो हमने बताया अच्छा मेथड कौन सा है चार्जिंग चेक करने का? रिपल्शन। लास्ट लाइन पढ़ो क्या लिखा हुआ है। रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब चेक करना। इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब कि कौन सा चार्ज है बॉडी पर, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो कौन सा श्योर टेस्ट है कि पक्का बता देगा? रिपल्शन। क्योंकि अगर अट्रैक्शन लेके चलेंगे तो क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज, क्योंकि न्यूट्रल बॉडी भी क्या होती है? अट्रैक्ट होती है। चलो अब बात करते हैं सर कूलम्स लॉ की। किसकी? कूलम्स। कूलम्स लॉ। किसने कूलम, मैंने बोला था ना ग्रेविटेशन पढ़ के आना। यस ये हम पढ़ के आए हैं क्या? अरे बाप रे, ये तो बढ़िया। बताओ मेरे को क्या होता है ग्रेविटेशन? हाँ करो हैंड रेस करो। ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला भी बता दोगे तब भी चल जाएगा हैंड रेस करके। लेकिन हाँ पायल का सबसे पहले हैंड रेस हुआ था। बताओ पायल। The force of attraction आवाज or नहीं आ रही मुझे। repulsion. The force of attraction between द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन। सबको मेरी आवाज आ रही है? पहले तो ये बताओ। यस yes ठीक sir. है तो शायद उसको Yes हो गया। sir. तो रोहित बताएंगे, रोहित कुमार। कोई बात नहीं पायल, कोई बात नहीं। Force of attraction between two masses. हाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो उन्होंने भी अपना आंसर चेंज किया था ना, पहले रिपल्शन बोल दिया था लेकिन फटाफट उन्होंने करेक्ट कर लिया अपने आप को। तो क्या था? ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। याद रखना हमेशा, ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा कैसी होती है? अट्रैक्टिव। तो दो फोर्सेज है उनके बीच में अट्रैक्शन हो रही है। अगर क्या हो रही है? अट्रैक्शन हो रही है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। लेकिन वो अट्रैक्शन किस वजह से हो रही है सर? ड्यू टू देयर masses. मासेस। तो ऐसे लिखते थे क्या? तो हम ऐसे लिखते थे क्या उसमें? F इज इक्वल टू जी proportional to product of their masses and And inversely proportional to the square of the distance between two bodies. ठीक है बस इतना ही है ना। पहले हम हैंड रेस करेंगे बट अभी तो एक ही बच्चा बोल रहा था इसलिए हमें सुनाई देगा। तो क्या था सर? उन्होंने बोला F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। इसका मतलब क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर मास बढ़ा रहा हूं तो फोर्स भी बढ़ रही है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R. अगर R को बढ़ा रहा हूं तो फोर्स क्या हो रही है? कम हो रही है। R होता क्या था सर? R होता था, अगर ये एक मास है डिस्टेंस होता था, लेकिन इसमें जो गौर करने वाली बात है वो डिस्टेंस कहां से कहां होता था? एक बॉडी के सेंटर से दूसरी बॉडी दूसरे बॉडी के सेंटर बोलते हैं सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। तो सर इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मास। यानी मास बढ़ा दो तो फोर्स बढ़ रही है, डिस्टेंस बढ़ा दो तो फोर्स घट रही है। तो ये अट्रैक्टिव फोर्स होती है पहली बात तो, और मासेस की वजह से होती है। अब हुआ क्या? जहां पर बैठ के ये सब लिखा जा रहा था, न्यूटन साहब ने लिखा था वो सब
कौन देख गए? कूलम सर भी देख गए, कूलम लो भी वहीं बैठे थे, वो देख गए उनकी कॉपी में क्या लिख दिया उन्होंने साथ साथ। वो बोले अगर न्यूटन भाई तू लिख रहे हो कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मासेस है, हम लिख देते हैं, हम तो चार्ज की बात कर रहे हैं तो हम क्या लिख देंगे? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। वो कहते हैं सर दूसरी बात तो आर स्क्वायर है तो मैं भी लिख देता हूँ, चार्ज के बीच में भी तो डिस्टेंस हो सकता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब बारी आई सर फॉर्मूला बनाने की, तो प्रोपोर्शनल हटा के एक कांस्टेंट रखते हैं, तो उन्होंने तो रखा था जी, जिसका नाम था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बाय न्यूटन, है ना, न्यूटन ने दिया था। अब कूलम से कहते हैं मैंने अपना फॉर्मूला दिया है तो मैं इसका नाम लग दूंगा कूलम का कांस्टेंट, तो कूलम्बिक कांस्टेंट के, बाकी सब तो सेम। क्या आना चाहिए? Q1 Q2 अपॉन अगेन R क्या होगा? सेंटर टू Center distance. सब कुछ सेम। अब ये तो गलत बात हो जाएगी अगर मैं बोलूंगा कि न्यूटन साहब के पीछे कूलम सर बैठे थे और चेप गए, नहीं ऐसा नहीं था, कि हमने सिर्फ याद रखने के लिए बताया। एक्चुअल में ये टाइम दोनों अलग अलग था, कि मासिस वाला टाइम जब था तो न्यूटन जी ने पहले दे दिया था, उसके बाद कूलम वाली बात अलग हो रही थी, तो ये दोनों अलग थे। लेकिन बाय चांस ऐसा हुआ कि इनका जो फॉर्मूला है वो कैसा रहा? सेम नेचर का रहा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि दोनों के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? डिस्टेंस स्क्वायर। तो जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसी के स्क्वायर के, तो इस लॉ को बोल देते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या अगर मैं बोलूं ग्रेविटेशनल लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है तो क्या बोलोगे? यस और नो? यस कूलम लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है तो क्या बोलोगे? यस और नो? तो ये हो गया। अब मैं बोलूं कि अगर चार्ज बढ़ा दिया बच्चों तो क्या फोर्स बढ़ेगा? यस सर। अगर डिस्टेंस, अब ध्यान से सुनना ध्यान से, अगर डिस्टेंस घटा दिया तो फोर्स क्या होगा? बढ़ेगा। क्योंकि पास पास आ जाएंगे तो अट्रैक्शन और रिपल्शन ज्यादा होगी। यही मैंने एक और आंसर दे दिया। कूलम लॉ और अट्रैक्शन लॉ में जो एक फर्क था बहुत ज्यादा वाला, वो क्या था बताओ? फिर एक मासिस था और एक चार्ज था। एक चार्ज की वजह से था। एक और चीज अभी अभी बताई है मैंने, मेरे मुंह से निकली है बिल्कुल अभी अभी। फिर कांस्टेंट ठीक है, वो तो दोनों में है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। एक और अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों है, उसमें अट्रैक्शन है। वेरी गुड सर। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो सिर्फ अट्रैक्ट कर रही है सर दो मासेस को, लेकिन कूलम वाली फोर्स अट्रैक्ट भी कर सकती है और रिपेल भी कर सकती है। अभी देख के आए हैं सर, क्या हो सकता है सर? अगर सेम चार्ज हो तो रिपेल, अपोजिट चार्ज हो तो अट्रैक्ट, राइट? सर अब ये है, ये जो के, ये एक तो ये जो कांस्टेंट है ना, अब यहाँ पर खास बात आती है सर इसकी। जो सर ग्रेविटेशनल ने कांस्टेंट दिया था ना, ग्रेविटेशनल वाले लॉ ने, वो था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू थी 6.6 × 10⁻11। याद आया? था यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब तू कहीं भी चले जाओ, आकाश में, पताल में, वायु, अग्नि, जल, कहीं भी चले जाओ, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। कूलम वाला सर जो है ना, वो मीडियम पर डिपेंड करता है। के की वैल्यू होती तो कांस्टेंट है, लेकिन एक पर्टिकुलर मीडियम के लिए, एक पर्टिकुलर मीडियम के लिए, मतलब एयर में है तो कांस्टेंट है, लेकिन वो एयर में ही कांस्टेंट है। उसके बाद अगर वाटर में ले जाऊं तो पहले वाले से जो वैल्यू होगी वो चेंज हो जाएगी, लेकिन पूरे वाटर में तो क्या ही रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। सपोज करो एयर में 5 यूनिट है तो वो 5 यूनिट रहेगी, एयर में कहीं भी ले जाओ उसको। लेकिन अगर पानी में वो 10 यूनिट है या कम है उससे, 4 यूनिट है, जो भी है वो हम देखेंगे अभी, वो पानी में तो सेम रहेगी, लेकिन एयर के मुकाबले उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, राइट? लेकिन वो मीडियम टू मीडियम क्या करेगी सर? चेंज होगी। ठीक है। शगुन और अनिका, तुम्हारा कोई क्वेश्चन है बच्चे? वरना हाथ थक गए होंगे। नो सर। चलो हैंड नीचे कर लो फिर, चलो ठीक है, दोनों चले आगे। चलो, तो ग्रेविटेशनल फोर्स साथ साथ पढ़ना है बच्चे, ये याद रखना, ठीक है? जो बच्चे बोल रहे थे ना सर हम कैसे करेंगे 11, तो वो तुम ऐसे करोगे, ठीक है? तो किसी का कोई लॉस नहीं होगा। हम ग्रेविटेशन निपटा देंगे साथ साथ, लेकिन वो तभी निपटा पाएंगे जब तुम क्या करोगे? ग्रेविटेशन साथ साथ रिवाइज करें। हाँ, मैं तुम्हें रिलेशन दिखा सकता हूँ सर, कहाँ पर क्या
थोड़ा थोड़ा बेसिक सही हो रहा है, तो ऐसे तुम्हारा ग्रेविटेशन भी रिवाइज हो जाएगा। डन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पर हो गया सर कूलम लॉ की बात हो गई सर। अब यहाँ पर आता है कूलम्स लॉ के बारे में थोड़ा सा। सर पहली बात जो तुम्हारा होमवर्क भी रहेगा, इट इज ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर Point charges. पॉइंट चार्जेस। सर ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल हैं। तुमने बताना है वाई बता दो या हाउ बता दो, ठीक है? समझ में आ रहा है क्वेश्चन कि सर पॉइंट चार्जेस मतलब वो छोटे 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 लेवल पे पॉइंट चार्जेस के बारे में बात करूं ना, तभी कूलम लॉ क्या है, एप्लीकेबल है। मतलब एक छोटा सा पॉइंट चार्ज जिसको मैं एज ए स्फीयर कंसीडर कर सकता हूँ छोटा सा, तभी कूलम लॉ एप्लीकेबल है। मतलब अगर ये पेन ले लिया और इस पेन पे क्या दे दिया मैंने, पूरे पेन पे क्या फैला दिया सर, चार्ज। क्या फैला दिया, Charge. चार्ज। तो क्या अब ये पॉइंट चार्ज है, क्या छोटा सा चार्ज है कोई अभी एक? नो सर। ये छोटे छोटे चार्जेस से मिलकर बना हुआ है, तो बहुत बड़ा चार्ज है, तो इसके लिए कूलम लॉ वैलिड नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने तो क्या है कहा है, सिर्फ किसके लिए वैलिड होगा, सर होमवर्क पॉइंट चार्जेस के लिए। तो ये होमवर्क है, क्या इसके लिए कूलम लॉ वैलिड होगा या नहीं होगा? अगर नहीं होगा तो क्यों, कैसे, कुछ भी थोड़ा बहुत जो तुम्हें आइडिया वो बता के आना मुझे, ठीक है? समझ में आ रहा है? लेकिन एक बात ध्यान में, Yes, sir. इट इज ऑलवेज एप्लीकेबल टू Point charge. Point charges. दूसरी बात है सर, द फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। फोर्स कैसी है बच्चे, सर Conservative. हाँ, होमवर्क तो ऊपर वाला था, ऊपर वाला, ठीक है? तो फोर्स कंजर्वेटिव नेचर की है, इसका मतलब सर सर कांस्टेंट constant. बोलो 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 बोलो, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या? सर चार्ज Charge. हमने क्या बोला, फोर्स कंजर्वेटिव है। फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव है। तो क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्स, किसी को कोई आइडिया? हमारे 5 मिनट और पढ़ेंगे, बस एक पॉइंट और पढ़ेंगे, उसके बाद छुट्टी। सर फोर्स मतलब कांस्टेंट रहती है, अगर एक बार फोर्स लगी तो करवाना तो ये भी था मेरे को, चलो चलो करेंगे, फटाफट करते हैं। सर कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्सेस होती हैं जिनके द्वारा, ध्यान से सुनना, जिनके द्वारा जो वर्क डन किया जाता है ना, वर्क डन, क्या बोल रहे हैं, वर्क डन, वो क्या होता है, वो होता है सर, वो कंजर्वेटिव फोर्स. Conservative. वो होता है इंडिपेंडेंट किसके, ऑफ द पाथ, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। पाथ मतलब रास्ता, मतलब कहीं पर भी चले जाओ उसका वो पाथ पे इंडिपेंडेंट है। मतलब कैसे, अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो उसके द्वारा जो वर्क डन ए से बी इस पाथ के द्वारा, इस पाथ के अकॉर्डिंग हुआ, या ए से बी ऐसे गया, चाहे ए से बी ऐसे गया, चाहे ए से बी ऐसे घूम के, ऐसे घूम के, ऐसे घूम के, ऐसे घूम के, ऐसे गया, देख रहे हो 4 अलग अलग पाथ। तो चारों केस में शुरू कहां से किया उसने, बी पर। तो सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट देखा जाता है, पाथ को देखते नहीं है। ऐसी फोर्स जिनमें ए से बी जाने पर वर्क डन हर केस में, हर पाथ पे क्या है, सेम। क्या है, मतलब पाथ पे डिपेंड ही ना करे, तुम इधर से घूम के जाओ, इधर से घूम के जाओ, इधर से घूम के जाओ, वर्क डन क्या रहे, सेम। एज लॉन्ग एज तुम्हारा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक जैसा ही है, दोनों में ए पर से स्टार्ट किया और बी पर ही खत्म किया, तो वो फोर्स कैसी फोर्सेस होती हैं, फॉर एग्जाम्पल। अब देखो ध्यान से, अगर सपोज करो ए से स्टार्ट किया और ए पर ही क्या आ गया, खत्म, वापिस आ गया, तो खत्म हो बताओ गया. फोर्स वर्क डन कितना हुआ, जीरो. क्योंकि अब इस केस में हमने बोला इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है, तो यहाँ पर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों क्या है, सेम. वर्क डन क्या हो गया सर, जीरो. जीरो हो गया सर, जीरो हो गया। तो इसीलिए देखो अब ये क्लोज लूप बन रहा है पूरा या ओपन लूप बन रहा है, सर क्लोज. क्लोज।
तो इसीलिए बोलते वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स ओवर अ क्लोज लूप। जब भी क्लोज लूप बन रहा है कितना हो जाएगा वर्क डन? 0। ए से स्टार्ट हो रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ, क्या क्लोज लूप बन रहा है? यहाँ पर गया हूँ, नो सर। क्लोज लूप बन गया। ए से सी पर चला जाऊंगा, नो सर। सी से डी पे क्लोज लूप बन गया। नो सर। ये क्लोज लूप कभी बनेगा जब वापस किस पे आ जाऊंगा? ए पॉइंट पर। क्लोज लूप बनेगा तुम वापस सेम पॉइंट पे पहुंच रहे हो, इसीलिए वर्क डन क्या होता है? 0। समझ में आ रहा है क्या? हाँ शिवानी। सर जैसे हम घर से डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं स्कूल तक और स्कूल से वापस घर तक आ जाते हैं तो वर्क डन 0 है। उस केस में वर्क डन 0 नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि उस केस में फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है वो बताएंगे पहले। कंजर्वेटिव फोर्स होगी तो वर्क डन 0 होगा, लेकिन वो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होगी क्योंकि तो तुम घर से वहां जा रहे हो तो फ्रिक्शन लग रहा है बीच में। कैसा लग रहा है? फ्रिक्शन लगता है ना जब फ्रिक्शन। यस सर। फिर वो डिपेंड करता है कि तुम कौन सी फोर्स के द्वारा वर्क डन पूछ रहे हो। अगर तुम फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा पूछ रहे हो तो वर्क डन 0 नहीं होगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। फ्रिक्शन तुम अगर स्मूथ रोड पे जा रहे हो, सपोज करो एक रास्ता है जिसमें स्मूथ है, बिल्कुल बहुत कम फ्रिक्शन है, उस केस में वर्क डन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। और एक रास्ता जिसमें फ्रिक्शन ज्यादा है उसमें वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। चेंज हो जाएगी ना, फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा, बिल्कुल है ना। तो क्या होगा सर, उसमें क्या हो रहा है? वर्क डन जो डिपेंड हो रहा है ना पाथ पे, एक जगह स्मूथ रास्ता है और एक जगह रफ रास्ता है, तो वहां पर वर्क डन पाथ पर क्या करेगा सर? डिपेंड करेगा, है ना। तो ये फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। तो इसके द्वारा वर्क डन 0 नहीं होगा फ्रिक्शन फोर्स के कारण। और ज्यादातर कॉन्टैक्ट फोर्सेज होती है ना जिनमें कॉन्टैक्ट होता है सरफेस का, जैसे अभी बात करी फ्रिक्शन फोर्स ही, है ना, वो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होती, वो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होती। जितनी भी कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं जैसे फ्रिक्शन हो गया, नॉर्मल रिएक्शन, ये कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। समझ में आ जाएगा? यस सर। चले आगे। किसी को कोई भी डाउट है तो यस सर। किसी को कोई भी डाउट है तो हैंड रेज करो। चलो अच्छा, लास्ट है बच्चे परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या होता है वही बात करते हैं बच्चे। अभी हमने के के बारे में बात की ना, के की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है सर? मीडियम करती है। के का ना एक फॉर्मूला खुद का ही होता है, वो होता है 4 एप्सिलॉन। और ये जो एप्सिलॉन नोट होता है ना, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? परमिटिविटी। सब बोलो, क्या बोलते हैं? परमिटिविटी। अभी के लिए परमिटिविटी हम समझेंगे थोड़ी सी, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करेंगे ना तब परमिटिविटी पूरी समझ आ जाएगी। लेकिन अभी के लिए क्या समझोगे कि कोई भी मीडियम समझ लो, है ना, कोई भी सब्सटेंस समझ लो, अगर बात कर रहे हो तो वो कोई भी मीडियम समझ लो, वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज कर रहा है। क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। कितना उसके खिलाफ काम कर रहा है, कितना उसको अपोज कर रहा है, मतलब उसको रोक रहा है। तो समझो, लिखा हुआ भी दिख रहेगा, देखो लिख रहे हैं थर्ड पॉइंट सबको। परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल इज ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कितना अगेंस्ट काम कर रहा है, प्रोड्यूस्ड बाय द मटेरियल इन द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना अपोज कर रहा है सर? क्या कर रहा है? कितना अपोज। समझ में आ रहा है? तो जितनी ज्यादा अब रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी किस लिए समझो, जितना ज्यादा हमारे पास अपोजिशन हो रहा है। क्या हो रहा है सर? अपोजिशन हो रहा है। वो बता रहा है हमें परमिटिविटी। जितनी ज्यादा परमिटिविटी होगी उस हिसाब से हमारा ऑब्स्ट्रक्शन होगा। मतलब मेरा मेन काम परमिटिविटी का क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना? अपोज करना। इसको बहुत अच्छे से समझ जाओगे, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड समझेंगे ना तुम्हें सारा बता देंगे उस टाइम, ठीक है। लेकिन अभी के लिए जानना चाहिए। लेकिन एक फर्क होता है बच्चे, एक वर्ड होता है परमिटिविटी। क्या होता है? परमिटिविटी। एक होता है रिलेटिव परमिटिविटी। क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी। समझेंगे, लेकिन आज नहीं समझेंगे, जब क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में ही क्या है बच्चे? इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड फिर इसको समझेंगे। डन? यस सर।
सर तो ये लास्ट क्वेश्चन आज का, और फिर चलो छुट्टी। उसके बाद दो पार्टिकल्स हैं Q1 एंड Q2, तुमको अपने आप करना है क्वेश्चन, ट्राई करो एक बारी। तो दो पार्टिकल है सर Q1 एंड Q2, जिनको एक डिस्टेंस पर रखा हुआ है, ठीक है। अगर वो डिस्टेंस को क्या कर दूं मैं, बताओ बताओ, डिस्टेंस को क्या कर दिया, रिड्यूस टू हाफ, यानी आधा कर दिया। और चार्ज को क्या कर दिया, हर एक चार्ज को क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो फोर्स पर क्या फर्क पड़ेगा, फोर्स इंक्रीज होगा। सबसे बड़ी बात, तो सबसे अच्छा आंसर है कि फोर्स बढ़ेगा। क्यों सर, क्योंकि डिस्टेंस को क्या कर दिया, कम कर दिया। फोर्स क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी। और सर चार्ज को बढ़ा दिया तो भी फोर्स क्या होनी चाहिए, इंक्रीज। टोटल तो बकाल पता लग गया कि फोर्स ज्यादा ही आएगी, लेकिन अब पता करना है कि कितनी ज्यादा आएगी। समझ में आ रहा है। तो अब ये कैसे निकालेंगे सर, ये हमें फॉर्मूला पता है सर। सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख देंगे, पुरानी फोर्स को लिख देंगे F, नई फोर्स को लिख देंगे F डैश। तो सर फोर्स का फॉर्मूला बताओ क्या है, K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, बस ठीक है। सर नई फोर्स में बताओ, K तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि अभी भी दोनों सेम मीडियम में है। यस सर Q1 की जगह क्या लिख दूं सर, Q1 कितना हो गया, जो चार्ज है उसको कैसा कर दिया सर, डबल कर दिया। तो स्क्वायर करते हैं। देखो एक बार ऐसे लिख देते हैं, चार्ज को नए तरीके से लिख देते हैं Q1 डैश, इसको लिख देते हैं Q2 डैश इसको लिख देते हैं R डैश का स्क्वायर। R डैश। एक बार इनका रिलेशन बताते हैं सर। Q1 कितने टाइम, Q2 जो है वो कितने, Q1 डैश जो है सॉरी, वो कितने टाइम्स है Q1 का, डबल सर, डबल। ऐसे ही सर जो Q2 डैश आया वो भी क्या है सर, 2 टाइम। किसका, 2 टाइम्स किसका, Q2 का Q2 और सर R डैश बताना, सर हाफ है किसका, हाफ जिसका R/2 R बाय R/2 क्योंकि ये हाफ करे और ये दोनों कैसे करे हैं सर, डबल। वैल्यू पुट कर दूं क्या सीधा, K की जगह तो K है, Q1 डैश की जगह क्या पुट कर दूं, 2Q1 2Q1 Q2 डैश की जगह 2Q2 2Q2, R डैश की जगह R/2 ऐसे ही करना पड़ेगा। यस सर भाई भाई भाई, जिसका माइक ऑन में रखे ऑफ कर दो, बाहर से आवाज आ रही है, डिस्टरबेंस आ रही है। चलो हाँ, तो अब देखो ये 2 और 2 आगे आगे क्या हो जाएगा सीधा, 4 Q1 Q2 राइट। अच्छा ये क्या हो जाएगा, R स्क्वायर बाय 4 4, ये 4 ऊपर है तो ऊपर, नीचे के भी नीचे है तो कहाँ आ जाएगा सीधा, यहाँ आ जाएगा ना ऊपर। तो ऊपर क्या बन गया, 4 into 4 16 Q1 Q2 अपॉन R। R और तुम देखो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर तो किसके इक्वल है, पुरानी F के इक्वल। सर 4 into Yes, 16 है। हाँ 16 की जगह इसका लिख दूं F, तो नई जो फोर्स आई है F डैश को कितने टाइम आई है बताओ, 16 F अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर की तो जरूरत ही नहीं है ना, इस पूरे की जगह मैंने क्या लिख दिया, F लिख दिया। यस सर ओल्ड बोल दो इसको, क्या बोल दो, F ओल्ड, पुरानी ओल्ड, पुरानी फोर्स जो थी उसके कितने गुना हो गई सर, 16 गुना। तो ये बड़ी है या घटी है, 16 बड़ी है या घटी है, सर ज्यादा। बड़ी हमें यही पता था कि बढ़ेगी, क्योंकि डिस्टेंस कम हो रहा था और चार्ज क्या हो रहा था, देखो इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो पूछो बच्चे, पक्का। हमने सिर्फ रिलेशन देखा सर, Q1 डैश को 2 Q1 लिखा, Q2 डैश को 2 Q2 लिखा और R डैश को R/2 लिखा, वैल्यू पुट करी, आंसर आ गया। समझ में आ रहा है। इसको भी हमें प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो हम इसको सेकंड्स में करेंगे। अभी तो हमने एक एक पॉइंट समझाया है, उसके बाद अब तुम अपने आप ही बताने लग जाओगे, जैसे अब तुम ये बताने लग गए थे ना ये वाले क्वेश्चन अपने आप,
हुआ था ना, सबने अपने आप बताया ये क्वेश्चन सारे। फटाफट करने लग जाओगे, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। क्या चाहिए? तो बच्चा प्रैक्टिस करेगा घर पे, उसको बिना, जैसे हमने इस फॉर्मूले को भी यूज भी किया है क्या बताओ पूरे चैप्टर में? नहीं किया ना, तुमने अपने आप ही चार्ज निकाला इस फॉर्मूले को बिना यूज किए, निकाला था, याद आया? U इज इक्वल टू एन को यूज नहीं किया था किसी ने भी, सबने क्या किया था? टोटल चार्ज को सीधा किससे डिवाइड कर दिया था? बोलो। इलेक्ट्रॉन पावर माइनस 19 से। 19 फिर आगे भी ऐसा ही करेंगे, अपने आप क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही करेंगे, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। डन? Okay, thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Good night. Bye, sir. Bye. बाय Bye, sir. Bye. गुड नाइट। Take care. Good night, sir. टेक केयर। गुड नाइट सर। कुछ पूछ रहा है कोई? बोलो।